नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में प्राधिकरण का बुलडोजर पहुंचा तो लोगों ने खूब विरोध किया। कई घंटे चले ड्रामे के बाद प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। श्रीकांत त्यागी को लेकर चर्चा में आई नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए सोसाइटी में बुलडोजर गर्जा। सोसाइटी में लोगों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वहीं सोसाइटी के लोग इसका विरोध कर रहे थे। सोसाइटी के लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। प्राधिकरण के नियोजन विभाग और सर्किट टीम ने एक दिन पहले ही 132 फ्लैटों का सर्वे कर आवंटियों को बता दिया था कि मैप के खिलाफ क्या क्या निर्माण किया गया है, जो प्राधिकरण के हिसाब से अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। 8 बुलडोजर यहां पर अवैध अतिक्रमण को ढाने के लिए भेजे गए हैं। 2 बुलडोजर पीछे के गेट से एंट्री कर चुके हैं और पहला अवैध निर्माण ढा दिया गया है। तमाम महिलाएं बुलडोजर के आगे आ गईं। अवैध अतिक्रमण के नीचे महिलाएं बच्चों को लेकर खड़ी हो गईं, लेकिन पुलिस फोर्स की मौजूदगी में उनके मंसूबे काम नहीं आए और सरकार ने साफ एक्शन किया है कि वो अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको लेकर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन जारी है। आप देख सकते हैं न्यूज 18 पर आपको सीधे तस्वीर दिखाई जा रही है। जो ओपन एरिया या वेरांडास को घेरा गया था उस पर अनाधिकृत निर्माण हटाया गया। लगभग अभी 17 पे कार्रवाई की गई है। कहाँ पे कार्रवाई की गई, कितने घरों पर कार्रवाई की गई? आज नोएडा प्राधिकरण की टीम द्वारा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी 93B में कुछ कार्रवाई की गई है। इस सोसाइटी में कुछ फ्लैट ओनर्स के द्वारा जो मैप्स नोएडा अथॉरिटी से अप्रूव हुए थे और जिन पे कंप्लीशन जारी हुआ था, उनके अगेंस्ट थोड़ा सा ओपन एरियाज में और वेरांडाज में कवर करके अनाधिकृत निर्माण की शिकायत थी, जिसके संबंध में 2020 में लगभग 100-125 लोगों को ऑलरेडी नोटिस भी जारी हुए थे। समय समय पर बीच में अथॉरिटी की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई। इसी सोसाइटी के एक अन्य प्रकरण में अगस्त 2022 में भी डिमोलिशन हुआ और बीच में भी टीम ने विजिट किया तो ये देखा कि फ्लैट ओनर्स ने अभी तक ये निर्माण हटाए नहीं है। 3 दिन पहले वहां पे एक आवंटी द्वारा पुनः कुछ निर्माण की शिकायत हुई तो उसको रुकवाया गया और पूरी सोसाइटी में ये अनाउंस भी किया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रितु माहेश्वरी जिन्हें सुना आपने, उन्होंने कहा कि पहले भी नोटिस जारी किया गया था। 3 दिन पहले भी यहां पर अधिकारी पहुंचे थे, तब भी बात हुई थी कि जिन्होंने गलत तरीके से निर्माण किया है वो अपने अपने निर्माण को हटा ले, लेकिन नहीं हटाए जाने के बाद अब प्रशासन की ओर से ये एक्शन लिया गया है। अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया सभी अवैध निर्माणों पर जो ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर किए गए थे। प्रयागराज में शिक्षा माफिया केएल पटेल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन और पुलिस ने 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है। इसके साथ साथ गाजीपुर में गौ तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गाजीपुर में पुलिस ने गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन ने यहां 3 गौ तस्करों की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। बताया जा रहा है कि अकील गफ्फार और वाहिद अली की जमानिया कस्बे में 8 संपत्तियां कुर्क की गई हैं, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं प्रयागराज में शिक्षा विभाग केएल पटेल के खिलाफ भी कुर्की वाली कार्रवाई की गई। केएल पटेल की 10 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। कार्रवाई के दौरान एसपी सिटी भी मौजूद रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती और टीईटी परीक्षा में केएल पटेल का नाम सामने आया था। केएल पटेल के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। ममफोर्डगंज एरिया है, यहाँ पर केएल पटेल हैं, वो एक शिक्षा माफिया के रूप में इनको जाना जा रहा है और इनके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न थानों में, जिनमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज हैं। उसी में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर इनके 2 मकान हैं। आबकारी सिपाही के लिए चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने आज नियुक्ति पत्र बांटे और साथ ही पूरी निष्ठा के साथ काम करने के लिए सभी को शुभकामनाएं भी दी। आज लखनऊ में आबकारी सिपाही के चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने आज नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। यूपी में कानून का राज है। अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने गलत काम किया वो आज जेल में बंद है। कोई मिलावट की शराब पिला करके निर्दोष नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है और अगर
कहीं किसी ने दुस्साहस किया तो वहां पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई आपने देखे होंगे, बहुत सारी कार्रवाई नजीर बनी है और उसमें बहुत सारे जो अपने को बड़े बड़े उस रूप में मानते थे कि उनको कोई छुएगा नहीं, उनमें से बहुत सारे लोग आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। ये सरकार की कार्रवाई का हिस्सा है। समाज में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देना, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने के साथ ही हम कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार में नौकरियों की बहार। 5.5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का दावा किया गया है। यूपी की बेरोजगारी दर भी गिरी है, अब ये 2.7% हो गई है, जबकि 2016 में यूपी की बेरोजगारी दर 18% थी। आज 332 आबकारी सिपाही को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं आबकारी सिपाहियों को। और इसी बीच आज की जो खबर है कि यूपी में बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है, 2.7% अब ये बेरोजगारी दर, जबकि 2016 में बेरोजगारी दर 18% थी। और 5.5 साल में 5 लाख नौकरी दिए जाने का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। गाजियाबाद में इंजीनियर के छात्र की लाठी डंडों से पिटाई की गई। वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में भी सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। गाजियाबाद के आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र को लात, घूंस और डंडों से पिटाई का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि 2 युवक बीटेक के छात्र को बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं। पिट रहा छात्र मिन्नतें कर रहा है, लेकिन दबंग उसे पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 22 सितंबर का है। फिलहाल 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और बाकी की तलाश की जा रही है। थाना मुरादनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें एक कॉलेज के स्टूडेंट को कुछ लड़के मारपीट रहे थे और उसका वीडियो वायरल हुआ था। लड़कों को तत्काल इसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। इसमें 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया है और इस संदर्भ में मुकदमा उपयुक्त धाराओं में जैसा कि तहरीर दी गई थी उसे पंजीकृत करके और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर से भी लाइव पिटाई का वीडियो सामने आया है। मामला घंटाघर चौकी से कुछ ही दूरी का है। महिलाओं ने चोरी के आरोपी युवक की सरेराह चप्पलों से पिटाई कर दी। नेहरू मार्केट में घंटों हंगामा होता रहा, जिसका लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों से कई बड़े खुलासे हुए हैं। पीएफआई के सदस्य निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों से पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई पर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पीएफआई से जुड़े लोग निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। एसटीएफ से पूछताछ में खुलासा हुआ है। खबर है कि मुस्लिम आबादी वाले इलाके में चुनाव लड़ने की तैयारी थी। वहीं सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पीएफआई सदस्यों को काफिरों को निशाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिया जाता था। ट्रेनिंग ले चुके युवकों को दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता था। यही नहीं, नेपाल से जुड़े हुए जो जिले हैं और मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं, वहां पर तेजी से अपना नेटवर्क बना लिया था पीएफआई ने। अल्पसंख्यक संस्थानों के जरिए भी पैठ बढ़ाने में लगी हुई थी पीएफआई। जो साहित्य बरामद हुआ उससे साफ हो रहा है कि काफिरों को मिटाने की, उनको नेस्तनाबूद करने की साजिश रच रही थी। राजनगरी आगरा में जामा मस्जिद से बड़ी तादाद में डंडे बरामद हुए हैं, जिसकी जांच पड़ताल आगरा पुलिस कर रही है। आगरा की जामा मस्जिद में चेकिंग के दौरान पुलिस वालों ने डंडे बरामद किए हैं। जुमे की नमाज से पहले पुलिसकर्मियों ने मस्जिद से कई डंडे, लाठियां बरामद की। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों इन डंडों को मस्जिद के अंदर रखा गया था। पुलिस ने डंडों का गट्ठर जब्त कर थाने में रखा है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। यहाँ डंडे बरामद हुए हैं जामा मस्जिद से और पुलिस उसको लेकर के गई है। चौकी में रख दिए गए हैं डंडे। इसके अलावा सघन सुरक्षा व्यवस्था है जाने वालों के लिए और जाने वालों के प्रत्येक लोगों को जो है जांचा जा रहा, परखा जा रहा, उसके बाद ही मस्जिद के अंदर जाने दिया जा रहा है। तमाम पुलिस के अधिकारी भी हैं यहाँ आसपास और खुफिया विभाग भी सक्रिय हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद में आखिर डंडे किस उद्देश्य से रखे गए थे। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि चीला नहर से एसआईटी ने एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को न्यायिक हिरासत से पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अंकिता के तीनों आरोपियों को पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया है।
तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत से पुलिस रिमांड में भेजे गए हैं। तीनों आरोपियों से अब पुलिस पूछताछ करेगी और साथ ही ऋषिकेश के पास क्राइम स्पॉट पर भी ले जाएगी। वहीं अंकिता के मर्डर को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है, जिसे देखते हुए पुलिस गुपचुप तरीके से आरोपियों को लेकर जाएगी। दूसरी तरफ हत्याकांड से जुड़ी खबर ये भी है कि सर्च अभियान में चीला नहर से एसआईटी ने एक मोबाइल बरामद किया है। मोबाइल को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। अंकिता और मुख्य आरोपी दोनों का मोबाइल मिसिंग बताया जा रहा है। जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि बरामद हुआ मोबाइल किसका है। बीजेपी ने हरिद्वार जिला पंचायत चुनावों में नया कीर्तिमान रचा है। बीजेपी ने हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में नया रिकॉर्ड बनाया। बीजेपी ने बहुमत के साथ बोर्ड बनाने का दावा किया है। बीजेपी समर्थित 14 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, जबकि 4 निर्दलीय के भी बीजेपी में आने की संभावना है। आपको बता दें कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी कभी भी 4 से ज्यादा सीट लेकर नहीं आई है, लेकिन इस बार बीजेपी के खाते में 14 सीटें आई हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि सीएम बनने के बाद से सीएम धामी ने कई बार हरिद्वार का दौरा किया, जिससे स्थानीय जनता को भी सीएम धामी का ये रिटर्न गिफ्ट माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि जनता सीएम धामी के कार्यों और उनकी नीतियों से काफी हद तक संतुष्ट है। खुद सीएम धामी ने भी पंचायत चुनाव में जीत पर जनता को धन्यवाद दिया। मैं हरिद्वार क्षेत्र की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। देहरादून के रानी पोखरी पुल का सीएम धामी ने लोकार्पण किया। ये पुल करीब 20 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून के रानी पोखरी पुल का लोकार्पण किया। इस पुल को 20 करोड़ की लागत से बनाया गया है। लोकार्पण के दौरान सीएम के साथ सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद थे। लोकार्पण के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को बधाई दी और कहा कि राजधानी और ऋषिकेश के साथ ही गढ़वाल को जोड़ने वाला ये पुल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके पुनर्निर्माण से क्षेत्रीय जनता के साथ ही उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को सहूलियत होगी। हम लोगों ने बहुत पुरजोर पैरवी माननीय न्यायालय में की कि आने वाले यात्रियों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए ये सड़क बन जाने से काफी सुविधा हो जाएगी। और माननीय न्यायालय ने हमको सड़क बनाने की परमिशन दे दी है। अब तेजी से इस पर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। झांसी में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जान जोखिम में डाल के पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मामला बंगरा ब्लॉक के राजगिरी विद्यालय का है, जहां नदी पार करके बच्चे स्कूल में पढ़ने को मजबूर हो गए हैं। झांसी के बंगरा ब्लॉक में बच्चों को पढ़ाई के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। तस्वीरें राजगिरी के प्राइमरी स्कूल के छात्रों की हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चों को 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इस रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती है। पुल नहीं होने की वजह से बच्चों को नदी में उतरकर पार करना पड़ता है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में। अच्छा, डेली नहीं है निकलते हो? हाँ। अच्छा बेटा, भींजते हुए स्कूल जाते हो? हाँ, हर बार जाते। हर दिन जाते हो स्कूल? बच्चे न सिर्फ भीग जाते हैं बल्कि डूबने का खतरा भी बना रहता है। तमाम शिकायतों के बावजूद अभी तक इसे लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ सीडीओ का कहना है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। पानी ऑलरेडी जैसे मैंने पूछा है तो वहाँ कम हो गया है। वो टेम्परेरी एक उसका सीजन का थोड़ा सा पानी रहता है ज़्यादा बारिश की वजह से। फिर भी हम लोग उसको दिखवा रहे हैं। वहाँ पे जैसे भी अगर पुलिया का या जो भी कुछ करना होगा तो हम उसको करवा के उसका निस्तारण करेंगे। मेरठ में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग ने अभियान चलाया है और जगह जगह खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। नवरात्र के दिनों में फलों और व्रत के खाद्य पदार्थ में हो रही मिलावट से लोग परेशान हैं। लिहाजा मेरठ में खाद्य विभाग ने टीम बनाकर अभियान चलाया है, जिसमें अलग अलग जगहों से सैंपल लिए गए हैं। अलग अलग जगहों से चावल, चौलाई, मीठी खीर, साबूदाना, नमकीन और कुट्टू के आटे के नमूने लिए गए हैं। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया है कि त्योहार सीजन में 5 टीम बनाकर अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कई खाद्य पदार्थों के 25 नमूने लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फलों में मिलावट को लेकर खाद्य विभाग का अभियान चलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सेब पर स्टिकर लगाकर लोगों को दिन दहाड़े ठगने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के दृष्टिगत आयुक्त खाद्य सुरक्षा और प्रशासन लखनऊ एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुपालन में जिले में 5 टीमें खाद्य सुरक्षा की टीम बनाई गई है। ये अभियान हमारा लगभग दशहरे तक चलेगा।
प्रयागराज में शिक्षा माफिया केएल पटेल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन और पुलिस ने 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है। इसके साथ साथ गाजीपुर में गौ तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रयागराज के नैनी इलाके के पीएसी कॉलोनी में चल रही रामलीला के मंच पर हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। वीडियो में सीता स्वयंवर के वक्त एक शख्स हवा में फायर करते नजर आ रहा है। वीडियो आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। इसमें जो है विधिवत जांच कराई जा रही है, उस व्यक्ति को चिन्हित कराया जा रहा है और उनको चिन्हित कराने के बाद से अग्रिम जो भी विधिक कार्रवाई है उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं मेरठ में बीएसपी के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे का फायरिंग करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो महज 2 से 3 सेकंड में ही 5 राउंड फायर करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस इसे पुराना वीडियो बताकर अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। फिर भी पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है।